हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमारे सेट नंबर 1 से 13 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई। वहां से आप लोग डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को पहले अपने आप से करने का ट्राई करिएगा। इसके बाद यहाँ से आके वीडियो देखिएगा। और अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस पे कोई डाउट है तो आप लोग अपना इशू इसी वीडियो के नीचे कमेंट पे रेज कर सकते हैं, या तो हमारे एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल चैनल का, वहाँ पर जुड़कर आप लोग वहाँ अपना इशू रेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। दो कारें यक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तो दो कारें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, हम उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। कार यक्स सुबह 10 बजे चलती है और कार वाई दोपहर में 12 बजे चलती है। यक्स अपनी 10 बजे चल रही है, वाई 12 बजे चलेगी। कार यक्स और वाई की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने क्या पूछा? जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, निकालनी है हमें। अगर दो गंतव्यों के बीच की दूरी 820 किलोमीटर, अगर ये अपना पूरा गंतव्य था तो इसकी दूरी कितनी दी? 820 किलोमीटर। ट्रेन ए जो है वो 12 बजे तक, क्योंकि 10 बजे चली थी तो 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से, तो 50 की स्पीड से 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो 100 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी तय कर चुकी है। अब 820 में 100 घटाएंगे, बची दूरी कितनी है? 720। 720 दूरी उनकी रिलेटिव स्पीड से तय होगी। तो 720 की दूरी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 50 और 70 120। कितना टाइम लगेगा? 12×72 6 घंटे लगेंगे उनको मिलने पे। अब क्वेश्चन ने पूछा था तो कार वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो कार जो अपनी कार वाई थी उसकी स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे लगे? 6। डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा? 7×42 420 किलोमीटर आ जाएगा करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट का डी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। 16 घंटे में खाली कर देगा रिसाव अकेले। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। अब टंकी 24 घंटे में खाली होगी तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 48। 16 ते 48, क्योंकि खाली हो रही तो हमने इनकी दक्षता निगेटिव मान ली, और 24×48 इसमें भी खाली हो रही तो इसकी -2 मान ली। तो क्या बोला है? टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी? तो अगर रिसाव से -3 की दक्षता थी, रिसाव और नल के साथ से -2 की थी, तो नल की इफिशियंसी कितनी होगी? +1। तभी तो -3 में जब +1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारी ये टोटल आ गई और नल की +1 आ गई और केवल रिसाव की -3 आ गई दक्षता। अब क्वेश्चन ने बोला है जिससे 1 मिनट, जो अपना नल था जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है। ये हम अपने घंटे पे निकल रही हैं सब चीज़ें। 16 घंटे था और 24 घंटे था, ये सब घंटे में था। तो हम लोग 1 घंटे में चेक कर लेते हैं उस नल से कितना पानी प्रवेश करेगा। तो 1 मिनट में 12 लीटर प्रवेश कर रहा था, तो 60 मिनट में कितना प्रवेश करेगा? 720 लीटर। 720 लीटर आ गया करेक्ट आंसर अपना। 720 लीटर उससे निकलेगा पानी 1 घंटे में। तो अपना जो नल था उसका कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में, ये चेक कर लेते हैं। तो पूरी टंकी की दक्षता कितनी थी? 48 कैपेसिटी, और उस पर 1 से भाग देंगे तो 48 घंटे लगेंगे अकेले नल को भरने में टंकी को। तो 48 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में कितना भरता है? 720 लीटर। मल्टीप्लाई करते हैं। 2×8 = 16 एक हासिल, 2×4 = 8 = 9 और 7×8 = 56 5 हासिल, 7×4 = 28 और 5 × 33 कितना आ गया? 6 9 6 15 एक हासिल 4 34 56 और 1 0। 34 56 0 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का बी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। पहले 7 दिन के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 रुपये प्रतिदिन थी और आखिरी के 7 दिनों के दौरान उसकी मजदूरी 99 रुपये प्रतिदिन थी। तो 15 दिनों की बात की गई है। 15 दिनों की औसत मजदूरी कितनी थी? 80 रुपये प्रतिदिन। पहले 7 दिनों के लिए औसत मजदूरी कितनी थी? 63 रुपये प्रतिदिन।
बाद में 7 दिनों के लिए कितनी थी? 99 रुपये प्रतिदिन। तो ये 80 से 63 कितना कम है? माइनस का 17 है। अगर 63 में 80 घटाएंगे और जब 99 में 80 घटाएंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा। अब पहले भी 7 दिन के लिए औसत मजदूरी थी और बाद में भी 7 दिन के लिए औसत मजदूरी थी, तो इनका डिफरेंस कितने का आ गया? प्लस का 2 का। अगर जोड़ेंगे इसको इंटू 7 7 दिन दोनों साइड से थे तो इंटू 7 कर दिया, तो हमारे पास 14 आ गया प्लस का। 14 प्लस का आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या रही होगी। 8 दिन की औसत मजदूरी चाहिए तो पहले 7 दिनों की कितनी थी? 63। पहले 7 दिनों की 63 थी। अब हम लोग इसकी संख्या निकाल लेते हैं कि 8वीं अपनी संख्या थी वो कितनी रही होगी। तो पहले 7 दिनों की 63 थी, टोटल अपनी 80 थी। तो 80 में जब हम लोग 14 घटाएंगे तो ये अपनी 8वीं संख्या आ जाएगी। 10 में 4 गया 6, 7 में 1 गया 6, 66 अपनी आ गई 8वीं संख्या। अब पहली 7 संख्याओं का औसत 63 था, 8वीं संख्या 66 है, तो ये औसत से कितनी ज़्यादा है? 3। और पूरी संख्याओं में इसको बांट देंगे, अपान 8 कर दिया, तो अपना आंसर 63 प्लस 3/8 आ जाएगा। तो 63 प्लस 3/8 करेंगे तो 8 त्रिक 24 पॉइंट लग जाएगा। 8 त्रिक 24 और 6 जीरो 8 सते 56, मतलब 63.37 करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा थर्ड का बी। ऐसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या तो आप लोग बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। नीचे दिया गया लाइन चार्ट 7 वस्तुएं ए बी सी डी ई एफ और जी की छूट मूल्य और अंकित मूल्य दर्शाता है। ब्लू पे जो है डिस्काउंट दिखा रहा है, मार्केट प्राइस येलो पे दिखा रहा है। तो पूछा क्या है? वस्तु ए बी सी डी ई जी के विक्रय मूल्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही? तो हम सबसे पहले उनका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो अगर ए का विक्रय मूल्य कितना है? 1000 में 400 घटाएंगे 600। बी का कितना आएगा? 500। सी का कितना है? 400। डी का कितना है? 200। डी का आ गया 200। और ई का कितना है? 100। एफ का कितना है? 300। जी का कितना है? 800। अब सेट करना है तो सबसे बड़ा कौन सा है? जी 800, तो जी सबसे पहले आएगा। और सबसे छोटा कितना है? ई 100 सबसे बाद में आएगा ई। तो जी सबसे पहले हो ऑप्शन पे, ई सबसे बाद में हो। कौन सा करेक्ट है? पहले पे नहीं है, थर्ड पे जी है सबसे पहले और ई सबसे लास्ट पे। थर्ड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का सी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है। अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किग्रा है, तो प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करें। एलिगेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले 200 यात्रियों का औसत वजन जहाज पर जो थे उनका 65 केजी था, तो 65 केजी लिख लिया। कितने यात्रियों के साथ था? 200 के साथ। अब आगे क्या बोला? जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किग्रा था। तो अगर जहाज का एक यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल कितना हो गया? क्योंकि जहाज एक एक्स्ट्रा बढ़ा था। कितना था जहाज और यात्रियों का? 215। 215 पे जब 65 घटाएंगे कितना आएगा? 150। एक की वैल्यू 150 है तो 200 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 दूना 30, 30,000। अब 30,000 में जब 215 जोड़ेंगे तो जहाज की मालूम चल जाएगी। 30,215, 30,215 जहाज का वेट आ गया। अब आगे क्या बोला है? अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26,215 केजी है, तो प्रत्येक कार का औसत। तो अगर कार को छोड़कर 26,215 है तो टोटल कार और जहाज का वेट आया था 30,215, तो इससे 26,215 घटा देते हैं। 30,215 से 26,215 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 4,000। 4,000 आ गया कार का टोटल 4 कारों का वेट, और पूछा है प्रत्येक कार का औसत, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 कारें थी। तो कितना आ गया? 1000 केजी उनका औसत वजन आ गया कारों का। 5 का ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। आ बा एवं सा ने क्रमशः 1.6 लाख रुपए, 4.8 लाख रुपए एवं 0.8 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में हुए रुपए 1.17 लाख के लाभ में से आ का लाभांश क्या है?
तो उनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में रहा होगा? 1.6, 4.8 और 0.8। पॉइंट सब कैंसिल हो गए, 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16, 8 छंग 48, 8 एकन्ना 8। ये अपना उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। क्योंकि वर्ष के अंत में सभी बराबर टाइम के लिए रुपए लगाए थे, तो टाइम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट के रेशियो की, 261। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि वर्ष के अंत में 1.17 लाख के लाभ में से आ का लाभांश क्या होगा। आ की वैल्यू कितनी है? दो, दो पूछी है, और 6, 2, 8, 1, 9 की वैल्यू क्वेश्चन ने 1.17 लाख दी है। इससे भाग देते हैं 9 को, 13 आ गया, 13 दुनाई 26 आ गया, 26,000 रुपये आ का लाभांश होगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया, 6 का सी। 7th देखते हैं। दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? अगर ट्रेन बी में, क्वेश्चन ने क्या बोला, ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन बी है, अगर अपनी यहाँ पे कोई मान लिया व्यक्ति बैठा है ट्रेन बी पे, तो ट्रेन एक इस व्यक्ति को कब पार कर जाएगी? यहाँ से आएगी, यहाँ से अगर स्टार्ट होना शुरू हुई ट्रेन, तो जब ये पूरी लेंथ यक्स अगर हमने मान लिया, जब ये पूरी निकल जाएगी तभी तो ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को ये मालूम चलेगा कि ट्रेन पूरी उसकी क्रॉस कर चुकी है। तो मतलब ट्रेन ए अपनी पूरी लंबाई जब क्रॉस कर जाएगी, तब वो उस व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन बी के मालूम चल पाएगा कि वो ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। इसी को हम लोग लगाते हैं कि ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, हमने मान लिया यल दूरी। चाल कैसे आएगी? 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, और एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 73 माइनस 23, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 36 सेकंड, बराबर है 36 के। तो एल बराबर कितना आ गया? 36 गुणे 5/18 गुणे 73 में जब 23 घटाएंगे आ गया 50। 18 दुनाई 36, 55 25 दुनाई 50, मतलब 500 लेंथ रही होगी ट्रेन ए की। अपना करेक्ट आंसर आ गया डी, 7 का डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपये को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसमें आपको तरीका बताएंगे कि कैसे वार्षिक किस्त का चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे निकालते हैं। ये यूपीएसआई पे क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के भी, हालांकि है ये बहुत टिपिकल, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन, लेकिन जब क्वेश्चन ने पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग इसको करवा दे रहे हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन ने बोला 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 8%, 108/100 ही होगी कोई वस्तु की वैल्यू, तो कितनी आ गई? 4 से काटेंगे, 27/25। मतलब इसका क्या हुआ? पहले साल 25 से 27 हो गई, दूसरे साल 25 गुणे 25 से 27 गुणे 27 हो गई। तीसरे साल, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा था, तीसरे साल 25 गुणे 25 गुणे 25 से 27 गुणे 27 गुणे 27 हो गई। ये अपना 25 से 27 जो हुआ था, ये अपनी थी किस्त, और ये अपना था मूलधन। मूलधन तो किस्त अपनी सब बराबर करनी है, तो ये 27 गुणे 27 गुणे 27 है, इसमें केवल 27 गुणे 27, इसमें 27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 27 का मल्टीप्लाई हो जाए। इसमें एक 27 है तो 2 27 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पे भी अपने 2 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपनी किस्त आ गई, तो 27 का क्यूब क्या होता है? 19,683। 27 का क्यूब, तो मतलब एक किस्त हमारे अकॉर्डिंग 19,683 की आ गई। इसकी वैल्यू निकालते हैं। 25 अगर एलसीएम ले लिया तो 27 × 27 करते हैं, कितना? 27 के स्क्वायर 729 हो गया, प्लस 27 गुणे 25 करते हैं तो 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175, 17 आ गया, और 25 दुनाई 50 और 17 67, प्लस 25 25 आम 625। ये अपना आ गया मूलधन। तो क्वेश्चन ने पूछा था 7500 रुपये को, तो मूलधन अपना 7500 था, वार्षिक किस्त निकालनी है। तो जो पूछा गया ऊपर 19,683 की वैल्यू पूछी गई है, 19,683 की। बताई किसकी वैल्यू गई है? 25, और इन तीनों का योग करते हैं, 5 5 10, 9 आ गया,
और 7 2 9 2 11 एक 12 आ गया, और 7 6 6 6 12, 12 7 19 1 20, 2029। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 7500 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का आ गया। तो इसको अगर हम लोग लेट कर लें 2029 को 2000, इससे छोटा, और कैंसिल करके चेक करें कितनी वैल्यू आएगी, 25 × 75, लगभग 29 52.5 के लगभग बनेगी जाके, 29 52.4। हर को हमने छोटा मान लिया था, तो वैल्यू ऊपर अगर हर छोटा रहेगा और वैल्यू पे जब भाग दे के निकालेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी निकल के आएगी, और अगर हर को हम बड़ा कर दें तो वैल्यू अपनी छोटी हो जाएगी। तो अगर 2029 से भाग देते 2000 की बजाय, तो ये वैल्यू इससे 2952 से कम आती। तो 2952 से कम आती तो 2910 के राउंड आती। अपना ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ से भाग आग देंगे तो बहुत बढ़िया से निकल आएगा, लेकिन करना कैसे ये हम लोगों ने बताया कि किस्त कैसे निकालनी रहती है चक्रवृद्धि ब्याज वाली। ये इस क्वेश्चन को डालने का ये मतलब नहीं था कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताई जाए। इसका केवल मतलब यही था कि अगर वार्षिक किस्त पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज में तो निकालना कैसे। क्वेश्चन नंबर 9, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। उनके बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या है अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो सीपी का रेशियो क्या था, 3:4। अब मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3 का प्लस 20% करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 20×3 = 3.6। और 4 को -20% पर बेचा गया है, -20%, तो कितना आ गया, 4×2 = 8 मतलब 3.2। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 8 32, 9:8 पे उनका एसपी का रेशियो रहा होगा, 9 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में पूछा गया है 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। 2010 के टोटल कितने, 60 40 100 और 70 और 30 100, 200 आ गए टोटल छात्र 2010 में। अब पूछा द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले, द्वितीय श्रेणी कौन सी है, सेकंड में अपने कितने 60, तो 60/200 × 100 क्वेश्चन ने पूछा है, कितना आ गया 30%। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, 10 का डी। नेक्स्ट 11 नंबर। ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया था, ठीक है। 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, 320 छात्रों ने आवेदन किया था, उसमें से कितने ने पास की है, 230 छात्रों ने पास कर ली, 230 छात्र पास हो गए। ये तो अपने टोटल आवेदन थे, ये अपने टोटल आवेदन थे, और 230 ने पास कर ली। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। 11.11% का PYQ फॉर्म में कितनी वैल्यू होती है, 1/9। इतने ने प्रवेश परीक्षा पास नहीं की है, तो बचे कितने, पहले 320 में जब 230 घटाएंगे बचेंगे कितने, 90। अब 90 का 1/9 ने परीक्षा पास नहीं की है, मतलब 10 ने परीक्षा पास नहीं की होगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये फेल हो गए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। तो 10 तो फेल हो गए, 230 पास हो गए, तो टोटल कितने हुए फेल और पास मिला के 240। लेकिन आवेदन कितने ने किया था, 320 ने, तो माइनस कर देते हैं, 80 लोग, 80 छात्र नहीं शामिल हुए होंगे परीक्षा में। 11 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो अगर MP अपना, क्या क्वेश्चन ने बोला, CP अगर अपना 4 है तो MP कितना है, 3। अब क्वेश्चन ने बोला यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे, 3 पर 40% का जब लाभ लेगा, 4×3 = 12, मतलब उसे 4.2 पर बेचनी पड़ेगी। SP आ गया अपना। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, तो लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। तो 4 अपना यूनिट CP था, 4.2 यूनिट अपनी SP थी, तो 0.2 यूनिट पे प्रॉफिट हुआ उसको, कितने पे, 4 पे, × 100, मतलब 5% का उससे प्रॉफिट होगा। 12 का डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, सॉरी 12 का डी नहीं, 12 का C।
5% लाभ होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो चीनी का भाव कितना बढ़ा है? 40%। 40% बढ़ गया है, मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी चीनी का मूल्य तो 140 हो गया है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। मतलब अगर इसको 100/140 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपनी वैल्यू एक 100% जो पहले थी वही बनी रहेगी। तो इस पे इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लें। कितनी कम करनी पड़ेगी? 40। कितने से? 140 से, इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, दो नीचे 7 आ गया, ऊपर 2 आ गया। 200/7 पॉइंट परसेंटेज पे क्या होता है? 28। 4/7%। 13 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए था? तो जो वैल्यू पूछी है 112.5% की वैल्यू पूछी है सीपी के, और 12.5% घाटा पर बेचा है, तो मतलब सीपी का 87.5% पे बेचा है। तो 87.5% की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 420। अब 125 से काटेंगे, 12 सत्ते 84 आ गया, और 125 से ऊपर वाला काटेंगे कितना आएगा? 12 नहीं, 108 9 बार। 7 से काटेंगे 60 आ गया, न 6 का 54। 540 रुपए में उसे वह वस्तु बेचनी पड़ेगी। 14 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। विजय ने यक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 रुपए का निवेश किया। अगर योजना यक्स और वाई क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी? मतलब मिश्र धन पूछा है, तो आंसर पे जो आएगा अपना 2500 प्लस 3200 तो आएगा ही, साथ में इन दोनों योजनाओं में उसे जितना प्रॉफिट होगा, ब्याज मिलेगा, उसकी भी वैल्यू योग करनी पड़ेगी। तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले से कितना हुआ? यक्स से 2500 रुपये लगाया 15% के लिए, और 3 साल में अपॉन 100 कर दिया, प्लस 3200 रुपये 10% में 3 साल के लिए अपॉन 100। इससे अपना ब्याज निकल आएगा। 25 टाइम 75 गुणे 15 यहाँ आएगा, प्लस 0 0 कैंसिल हो गए, 32 गुणे 30 यहाँ आ गया। यहाँ से कितना आएगा? 0 3 दूना 6 96 960 रुपये यहाँ से ब्याज मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 15 पना 75 7 सील 15 सत्ते 105 और 112 योग करेंगे 5, कितनी वैल्यू आ गई? 5 6 2 8 11 9 20 2085 रुपये यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे 2085 को, उसका टोटल मिश्रधन मालूम चल जाएगा। 5 8 7 3 2 5 5 2 7 170 185 आ गया करेक्ट आंसर अपना ए। 15 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू में कुछ बताया नहीं है, मतलब एच को बढ़ाना घटाना नहीं है। पाई कांस्टेंट होता है, आर पे ही केवल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर 50% वृद्धि की जा रही, मतलब 2 से 3 कर दी गई है। ये अगर ओल्ड है तो ये अपना न्यू है। रेशियो पे हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 से 2 हो गई है, या 2 से 3 नहीं हो गई है, क्योंकि आर स्क्वायर पे प्रभाव डालता है। तो 3/2 गुणे 3/2 हो जाएगा, मतलब 9/4 हो जाएगा। ओल्ड अपना अगर 4 है तो न्यू अपना 9 हो गया। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 1। कितनी वैल्यू बढ़ी है? 5। कितने से? 4 से, इंटू 100। कितना आ गया परसेंटेज में? 125%। या तो आप सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं, ए प्लस बी। यहाँ से देख लीजिएगा, फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इस पे लेंदी जा रहा है, बट फर्स्ट मेथड से करना, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट वाली मेथड से करने से बहुत इजीली सॉल्व होंगे। सेकंड वाली देखते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होती है सक्सेसिव वाला फार्मूला, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 2500/100 कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गए, 125% बढ़ जाएगी।
करेक्ट आंसर अपना बी आ गया, 16 का बी। 17 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो स्पीड का रेशियो कैसा है? अगर पहले 4 है तो बाद में 5 हो गई स्पीड, 25% की वृद्धि हो गई तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 5 से 4 हो गया, टाइम कम लगने लगा। तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा? एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले उसको टाइम कितना लग रहा होगा? 120/40 मतलब 3 घंटे। पहले 3 घंटे लग रहा होगा, बाद में उसे कितना लगेगा हम लोग वैल्यू से निकाल लेते हैं, कितना टाइम बच जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट टाइम बच जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, कितनी दी है? 3। अब कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 मतलब 0.6 आ गया घंटे पे। तो इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे, आ गया 36 मिनट। 7 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 में बेचता है। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ उठा। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एमपी पे कितने परसेंट की छूट दी है? 5% की। तो 19/20 पे फ्रैक्शन वैल्यू अपनी वर्क कर गई, ये बराबर हो गया एसपी के। एमपी पे जब 5% की छूट दी तो वह एसपी के बराबर हो गया, मतलब 19/20 करेंगे तो एसपी के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन है क्या बोला? डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 में बेचता है। तो एसपी जो अपना आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 266। एमपी गुणे 19/20 बराबर 266। यहाँ से एमपी हम लोग निकाल लेंगे, 19 इकन्ना 19, 19 चौको 76। एमपी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 दूना 28, 280। एसपी अपना कितना था? 266। अब क्वेश्चन ने बोला है यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे 12% का लाभ होता। 12% का लाभ होता मतलब सीपी अगर अपना 100 रहा होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 112%, 112 हो गया। अब प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। अगर वह छूट नहीं देता मतलब वो 280 रुपए में बेचता एमपी में ही, तो 112 की वैल्यू 280 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू पूछी है, 112 की वैल्यू 280 के बराबर है। 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 इकन्नम 7, 7 छंग 42। 4 से काटते हैं, 4 चौको 16, यहाँ पे 10 आ गया। 1000/4 मतलब 250 रुपये, 250 रुपये उसका सीपी हो गया। 18 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। निम्न का मान ज्ञात करें। अब इसको पहले 8 रूट लेना है, फिर 3 रूट लेना है और 81 का स्क्वायर है उसका क्यूब है। तो क्यूब पे और क्यूब रूट लेना है तो ये तो कैंसिल हो गए। 8 और 81 का स्क्वायर बचा। अब 81 को स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 पे जब 4 पे 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया, 3 की पावर 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया अपना 3। 19 का डी करेक्ट हो गया। 20 नंबर देखते हैं। धीरज अपने पिता की उम्र का आधी उम्र का है। तो धीरज जो अपने हैं वो अगर फादर से अपना रेशियो देखा जाए, अगर फादर 2 के हैं तो धीरज 1 का है। इसको हमने मान लिया x/2x। उनके पिता धीरज के माँ से 4 साल बड़े हैं, मतलब फादर बराबर हैं m+4 के। मदर को m से अगर डिनोट कर दें, फादर की वैल्यू 2x है, 2x बराबर m+4, एक इक्वेशन हमें मालूम चल गई। आगे क्या बोला है? 4 साल पहले धीरज अपनी माँ की आधी उम्र का था, तो मदर -4/2 ये धीरज के बराबर हो जाएंगे। और धीरज 4 साल पहले मतलब x-4, धीरज अपने x थे, x-4। इसको सॉल्व करते हैं। m-4 बराबर 2x - 8, m-2x बराबर -4। ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन अपनी कितनी थी? 2x। अगर इनको एक तरफ लिख लें तो m-2x बराबर -4। पहली भी इक्वेशन वही बन रही, दूसरी भी इक्वेशन वही बन रही है, m-2x + 4।
m माइनस टू एक्स बराबर 4 और पहली भी m माइनस टू एक्स बराबर -4 बन रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि m माइनस टू एक्स दोनों पे है, एक की वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, तो ये अपना निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। 20 का सी आ गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 7.5 रुपये प्रति किलो के गेहूं को 10 रुपये 40 पैसे रुपए के प्रति किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 9 रुपये प्रति किलो का हो। तो हम लोग इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। 7.5 का पहले था, 9 का फाइनल बेचना है और 10.40 का दूसरा था। घटाते हैं, यहाँ से कितना आ गया 1.4, यहाँ से घटाते हैं कितना 1.5 आ गया, दशमलव हट गए, मतलब 14 और 15 के अनुपात में रहेंगे, मिलाना पड़ेगा उनको। 21 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 9/13 7/11 3/8 का SCF ज्ञात करना। तो SCF क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में अगर है तो इसका कैसे निकालते हैं। SCF निकालते हैं न्यूमरेटर का अंश का और हर का LCM निकालते हैं हर का डिनोमिनेटर का। तो SCF अंश का कितना आएगा 3 7 और 9 पे 1 आ गया SCF, और LCM 8 11 13 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 गुणे 11 गुणे 8 कितना आ जाएगा 1/13 गुणे 88 बराबर आ जाएगा 1/13 8 4 और ये 11 44 आ जाएगा। अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 75 है, एक है 80, एक है 135। इनका LCM निकालते हैं। तो 75 का पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 गुणे 5 की पावर 2 आ गया। 80 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 की पावर 4 16 आ गया, और गुणे 5 16 5 80 हो गया। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 5, तो 3 की पावर 3 गुणे 5। इनका LCM देखते हैं कितना हो गया, 2 की पावर 4 आ गया, इंटू 3 की पावर 3 आ गया, इंटू 5 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25। मल्टीप्लाई करते हैं, 25 गुणे 16 400 गुणे 27 बराबर 00 आ गए, और 4 7 28 2 हासिल, 4 2 8 2 10, 10,800 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये 10,800 आया, ये तो इस सबसे 75 80 और 135 से कट जाएगा, लेकिन 3 शेष नहीं बचेगा। 3 शेष अगर हमें बचाना तो जो अपना LCM आया इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 10,800 प्लस 3 10,803 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया 23 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। समूह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति वाली एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसी से मालूम चल गया कांस्टेंट है। उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। एक निश्चित जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसे 30 मिनट की देरी होती है। आगे क्या बोला, हालांकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड का रेशियो क्वेश्चन ने दिया है कि 45 पहले है, बाद में 60 हो गई, मतलब 3:4 का रेशियो स्पीड का था पहले। तो टाइम का कितने का रेशियो हो जाएगा, 4:3 का हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग कितने टाइम कम लगेगा, 1 यूनिट का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अंतर आया, 30 मिनट देरी होती थी पहले, फिर 15 मिनट जल्दी हो जाता था। तो अगर ये नंबर लाइन है, इससे 30 मिनट पहले देरी से पहुंचता था, मतलब माइनस का 30 मिनट, और बाद में 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब उसके पास 15 मिनट बच जाते हैं, तो प्लस का 15 मिनट। तो अगर ये नंबर लाइन के यहाँ से यहाँ तक का अगर योग निकालेंगे तो कितना आ गया 45। तो 45 मिनट आ गया डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू में 45 मालूम चल गई। तो हमें दूरी निकालनी है, तो चाहे इससे निकाल लें इस वाले से, चाहे इस वाले से निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दुना 90 दुना 180, 180 मिनट। अब क्वेश्चन ने दूरी पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपनी कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, और उससे टाइम कितना लगा है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। मल्टीप्लाई करते हैं 135, अपना करेक्ट आंसर आ गया बी, 24 का बी।
नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 65 से 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। 65 से 61 का वर्गमूल निकालना है पहले तो या लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब इसको देखते हैं किसके नज़दीक है। 8 8 64 से 1 ज़्यादा है, मतलब 8 आएगा, 81 होगा या 89 होगा, और 89 होगा मतलब 90 के नज़दीक जाएगा, और 90 का वर्ग क्या होता है 8100, और 80 का वर्ग कितना होता है 6400, मतलब ये 6400 के नज़दीक है, मतलब वैल्यू अपनी 8100 आएगी वर्गमूल पे। तो क्वेश्चन ने पूछा है वर्गमूल को ज्ञात करना है, वर्गमूल हम लोगों ने 81 निकाल लिया। इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, 6581 को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करना है। तो 81 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, 25 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। यदि 3000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान निकालना है। तो पहले कितना था 3000 रुपये प्रति वर्ष, 3000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए, तो PRT बाई 100 लगाते हैं। 3000 रुपये अपना प्रिंसिपल था, 5% रेट थी, 1 अपने साल के लिए अपॉन 100। दूसरे पे चेक करते हैं, 2000 रुपये अपना प्रिंसिपल था, 5% का उसकी दर थी, और n साल के लिए अपॉन 100। ये अपने आ गया ब्याज, ये पहले से ये दूसरे से। अब क्वेश्चन ने क्या क्या बोला था कि 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, मतलब -150 कर देंगे इस ब्याज पे, तो बराबर हो जाएंगे ये दोनों। सॉल्व करते हैं, 5 3 15 150 बराबर, यहाँ सॉल्व करते हैं 20 5 100n माइनस 150, तो 100n की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, n का मान 3 आ गया। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, 26 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। ए बी और सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर सकते हैं 12 दिनों में। ए 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, ए 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 32 दिनों में, बी 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 96, 12 अट्ठे 96, 24 चौको 96, 32 त्रिका 96। तो अगर ए की 4 है, बी की 3 है, तो टोटल की 8 है, तो सी की 1 ही नहीं बची। 4 3 7, 8 में 7 घटाएंगे 1, तो सी की हमें 1 मालूम चल गई। ए की दक्षता 4 है और बी की 3 है। क्वेश्चन ने पूछा सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम कितना है अपना 96, और सी अकेले उसकी दक्षता कितनी 1, तो कितना टाइम आ गया 96 दिन आ गया, 27 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का अनुमानित मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वजह से डाला है, आप लोग इसको ऐसे करते कि 99 गुणे 36 प्लस 35 बटे 36 ऐसे करते, इंटू 72 ऐसे सॉल्व करते तो बहुत लंबा चला जाता। हम लोग इसको बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व करना है। देखिए 99 को हमने लिख लिया 99, यहाँ पे प्लस लगा दिया, और इसको लिख दिया 35 बटे 36 इंटू 72। अब 99 गुणे 72 हो गया यहाँ पे, प्लस 35 बटे 36 में गुणे जब 72 करेंगे तो 36 दुनाई 72, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 35 दुनाई 70 यहाँ से आ गया। अब इसमें भी अगर 99 का गुणा नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 लिख लिया, इंटू 72 लिख लिया, प्लस 70 लिख लिया। अब ये 7200 आ गया, माइनस 72 प्लस 70 आ गया। अब माइनस 72 में प्लस 70 करेंगे तो यहाँ से आ गया माइनस का 2, माइनस 2 इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 7198, 7200 में जब माइनस 2 करेंगे अपना सी करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी। तो गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला था कि ऐसे भी कर सकते हैं। 29 नंबर देखते हैं। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। MP/CP इंटू फ्रैक्शन बराबर SP/CP।
क्वेश्चन ने बोला एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 20% की छूट देता है मतलब 80% पे बेच रहा होगा, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/5। फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, बराबर है लाभ, अगर ये 100 है सीपी तो 110 एसपी आ गया। कैंसिल किया, कितना आ गया एमपी, यहाँ पे एमपी बाई सीपी अपना लिखा ही था। एमपी बाई सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 11/8। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत ज्ञात करनी है। तो सीपी अपना 8 है, एसपी कितना आ जाएगा, क्योंकि उसे 10% का लाभ होता था, तो 8 का 10% कितना होता है, 0.8। तो एसपी कितना रहा होगा उसका, 8.8। अब क्वेश्चन ने बोला है कि तो उसकी विज्ञापित कीमत निकालनी है। यदि एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ हो, 8 से 0.8 तक, 8.8 कितने का डिफरेंस आया, 0.8 का, 0.8 की वैल्यू उसने 56 दी है। क्वेश्चन ने विज्ञापित कीमत पूछा, 11 की वैल्यू पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू 56 कर दिया, वैल्यू इसकी दशमलव बटाया 0 बढ़ा है, 8 सत्ते 56, 70 आ गया, तो 11 सत्ते 170, 770 उसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 29 का ए। 30 नंबर देखते हैं। सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता था तथा सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती, वे दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर सकते हैं। तो जो सतीश थे वो 10 मिनट में 500 टाइप कर सकते हैं, सुनीता 10 मिनट में 400 टाइप कर सकती है। तो अगर दोनों मिलकर 10 मिनट में टाइप करें तो कितने हो जाएंगे, 900। पहले अकेले अकेले 10-10 मिनट में कर रहे थे, अगर 10 मिनट टाइम में दोनों को बैठा कर टाइप करवा दिया जाए तो 900 शब्द टाइप कर देंगे दोनों मिल के 10 मिनट में। क्वेश्चन ने पूछा 3600 शब्द टाइप करने हैं, 3600 टाइप करवाना है, तो इंटू 4 करने से 3600 आ जाएगा, तो 10 मिनट में जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 40 मिनट उसको लगेंगे। 30 का ए। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 14 अपना कंप्लीट हो गया। हमारे सेट अभी तक 1 से 14 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट था तो आप लोग इसको कमेंट पे अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में जाकर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर किसी भी पूरे क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ आपको मैनुअली या एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपका इशू पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 15 पे।